जय हिंद साथियों। और आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं इतिहास बीपीएससी पीटी 2026 और 2027 के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी 72वीं और जो लोग 73वीं की तैयारी करने रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो सेशन को पूरा देखना बोले और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले अभी इससे पहले हम लोग पूरा प्रागैतिहासिक काल को शुरू किए, पाषाण काल पढ़े, पूरा पाषाण काल पढ़े, उसमें से उसकी विशेषताओं को चर्चा की और हम लोग आज मध्य पाषाण काल और उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा और अगर नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान ये बहुत ही खराबी करता है, यानी बहुत ही घातक होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की सेशन। और ये सेशन आपके लिए पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो 2026 में देने वाली यानी 72वीं उनके लिए रिवीजन के काम करेंगे और जो लोग 2027 है देश को मजबूत करेगा। तो ये जो है ना, तो ये सारी वीडियो जो है क्या आपके देश भी मजबूत करेगी और आपके जो है बेसिक को भी मजबूत करेगी और साथ में आपके जो रिवीजन के भी काम करेगा। और साथ में हम लोग पढ़ने के बाद 2-4 एमसीक्यू भी करेंगे जो एग्जाम की प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग जो पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं बड़ी है हमारा मध्य पाषाण काल है और जो इसकी समय काल है तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के आसपास है। तो मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि है वो कब है? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के बीच में ये क्या है इसकी समय अवधि है। ठीक है, इसके मध्य पाषाण काल के। तो आप ये चीज को याद रखिए, मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि है इसकी जो पीरियड है वो कब से कब रही थी, तो इसकी पीरियड जो है वो 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। अब देखेंगे सबसे पहले इसकी जो है इसकी खोज किसने की थी? तो सीएन कल्लाई ने 1857 में इसकी खोज की, 1867 में खोज की। आप इस चीज को देख सकते हैं। दूसरी बात जो इसकी जो खोज की गई थी वो स्थान जो क्या था, विंध्य नदी क्षेत्र के आसपास के था। जो सबसे पहले 1857 में 1800 मध्य पाषाण काल की जो खोज हुई थी वो कल्लाई के द्वारा किया गया था। वो कब की गई थी? तो 1857 में 1867 में किया गया था। और ये जो उस समय जो पहली स्थल खोजी गई थी वो स्थल कौन सा था? विंध्य नदी का क्षेत्र के आसपास का जो स्थल था जो 1857 में खोजी गई थी। अब आगे देखेंगे ये मध्य पाषाण काल के समय जो मध्य पाषाण काल का जो उपकरण थे, यानी इसके उपकरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उस समय कैसा उपकरण का प्रयोग किया जाता था इस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उस समय कैसा उपकरण का प्रयोग किया जाता था? तो जब उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये सूक्ष्म पाषाण काल का उपकरण, ये सूक्ष्म पाषाण काल का उपकरण का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ में जब अगर बात करें कि जीवन शैली के बारे में अगर चर्चा करें कि इनकी जीवन शैली कैसी थी, इन्होंने इनकी ये जीते कैसे थे, किस तरह से ये अपना जीवन यापन करते थे, इनके रहन सहन कैसे थे, इनकी संस्कृति कैसी थी और ये किस तरह से अपने धर्म पोषण करते थे, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। विस्तार से हर चीजों के बारे में डीप में चर्चा करेंगे जहाँ से आपकी बेसिक जो मजबूत होगी। साथ में अगर आप 72 के लिए अगर तैयार है, 72 अगर आपको देना है तो उसके लिए रिविजन भी क्या करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को हम लोग क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। और तो इसकी जो है जीवन शैली जो है क्या पशुपालन था, इसकी जीवन शैली जो है क्या है, पशुपालन आधारित है। पशुपालन मानव समाज था। उस समय लोग पशुपालन करना शुरू कर दिए थे और नौका के समय के जो लोग थे वो पशुपालन क्या करते थे, पशुपालन करना सीख गए थे। विशेषताओं के बारे में, ठीक है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग इसकी विशेषता के बारे में करें कि जो मध्य पाषाण काल जो थी इसकी जो समय काल जो हमने देखा 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के आसपास की खोजी गई जो स्थल था वो कौन था? विंध्य नदी के क्षेत्र आसपास के जो क्षेत्र था उसे खोजा गया था। और इसके लिखने की जीवन शैलियों के बारे में चर्चा की। और अब हम लोग देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है, तो मध्य पाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं है और इनके दौरान क्या क्या चीजें मिली और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि मध्य पाषाण काल क्यों इम्पोर्टेंट है और साथ में अंत में हम लोग ये भी काम करेंगे इससे आने वाले प्रश्नों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आप देखना है तो पूरा वीडियो पूरा देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको मैं उम्मीद है कि आपको ये चीज को समझ में आए। ठीक है, और आप अगर पूरी नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को ये देखते ये हटा देते हैं तो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत छोटी है, ज्यादातर की नहीं होगी, लेकिन ये जो वीडियो होगी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए
और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसकी जो विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, इसकी जो विशेषताओं के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहला जो इसकी विशेषता है, एक विशेषता है कि पूरा पाषाण काल वो 9 पाषाण काल के बीच का समय है। ठीक है, ये जो मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल और 9 पाषाण काल के बीच का समय। सबसे पहले क्यों बीच का समय है, अगर हम इसकी चर्चा करें, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं या अगर एक खंड बनाए और इसमें हम चर्चा करें, अगर हम डायरेक्ट देखें पूरा पाषाण, अगर हम शॉर्ट में लिखे पूरा पाषाण को अगर लिखे तो इसकी जो है ना 25 लाख, ये मतलब लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व के बीच का इसको खाली पीरियड है। तो आप देखेंगे मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल 10,000 से स्टार्ट है, तो हम कह सकते हैं इसके बीच का है या इसके अंत का, यानी इसके पूरा पाषाण काल के अंत तक का है। अब हम जब अगर बात करेंगे 9 पाषाण का, 9 पाषाण का अगर बात करेंगे तो 9 पाषाण का जो काल है 9,000 से 4,000 के, तो ये सारी जो पीरियड है, एक मिनट समय लेंगे, यहाँ पर जो है वो 1,000 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो ये जो अगर हम कहें 10,000, 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व और 9,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के आसपास अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 10,000 और 9,000 ये इससे पहले है और इससे बाद है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 9 पाषाण काल और पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण, 9 पाषाण काल के बीच का समय को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे मध्य पाषाण कहेंगे, मध्य पाषाण कहेंगे। और इसकी जो कुछ विशेषता है वो निरंतरता को प्राप्त हुई, यानी कि इसकी जो कुछ ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो आज के जीवन काल में भी मौजूद है। इसीलिए कहा गया है कि नौ मध्य पाषाण काल के कुछ ऐसे भी विशेषताएं हैं, ऐसे कुछ प्रयोग है, ऐसे कोई कार्य है जो आज के जीवन में भी निरंतरता को प्राप्त हुई और आज के उस समय के जीवन को, उस समय की परंपरा को आज भी इसमें निभाया जाएगा। आज भी वो प्रचलन में इन सभी चीजों पर बात करेंगे कि वो कौन कौन ऐसी चीजें जो आज की निरंतरता में प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आया कि ये सबसे पहले जो विशेषता है कि पूरा पाषाण काल और 9 पाषाण काल के जो बीच का समय है उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। राइट, आप अगर ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया, ये मेंस में आप लिख भी सकते हैं। दूसरी अगर विशेषताएं के बारे में बात करें तो कृत्रिम आवास, ये जो कृत्रिम आवास थी उन्होंने कृत्रिम आवास का निर्माण करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने हाथों से आवास में घर बनाना भी शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन लोगों की जीवन स्टार्ट हुई थी जब होमो सेपियंस से स्टार्ट हुआ, बॉर्नर से लेकर होमो सेपियंस और आदि आधुनिक मानव का विकास चल हुआ। तो उस समय इन्होंने प्राकृतिक आवास में रहा करते थे, यानी जंगलों में रहा करते थे, पेड़ पौधे के छाओं के नीचे, पेड़ पौधे के ऊपर रहा करते थे, इन तमाम चीजों पर रहा करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते इन लोगों को क्या सीख गए थे, इन लोगों ने अपनी कृत्रिम आवास यानी खुद से अपना घर बनाने का तरीका ये लोग सीख गए थे। लेकिन ये घर आकर के होती थी कैसे, तो इसकी जो घर होती थी अस्थायी स्थान होता था, इनकी कोई घर बनाने के स्थान नहीं होते थे। इन लोगों ने क्या करता था, क्षेत्र में घुमा करते थे और जिस एरिया में इनको खाने की कुछ सामान्य मिलते थे, जहाँ से इनकी भरण पोषण हो सके, जीवन कट सके, वहीं पर ये लोग क्या करते थे, आवास बना लेते थे। फिर जब वहाँ पे खाद्य पदार्थ जो उनकी फल फूल वगैरह जो भी खा रहे थे पौधे, वो अगर समाप्त हो जाते फिर वहां से उठकर वो दूसरी जगह चले जाते थे। फिर उनको कहीं खाने की चीज मिलती थी तो वहां पर उन्होंने आवास अपना बना लेते थे। तो इनकी जो थी कृत्रिम आवास को बनाना सीख गए थे। लेकिन क्या था कि कृत्रिम आवास के साथ साथ इनकी जो स्थान थी ना वो अस्थायी था, यानी कोई अस्थायी सामान नहीं। आज के जमाने में अगर हमारी घर होती तो होता नहीं कि फला जगह पर मेरे घर है, लेकिन उस समय के लोगों का जो घर था वो लोग अपने को घर बनाते थे, परंतु उनकी जो जगह थी वो अस्थायी नहीं थी, वो अस्थायी जगह थी। चलिए आगे, तीसरी थी जो मृत भांडों का निर्माण वो करना शुरू कर दिए थे और ये मृत भांड जो बनाते थे वो अपने हाथों से बनाते थे। इससे पहले अगर हम नवपाषाण काल में अगर हम इससे बैक दे जाए तो मृत भांड का प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो मृत भांड जो भांड है वो चाक के द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन मध्य पाषाण काल में वो लोग हाथ के द्वारा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मृत भांड के बारे में हमें तो बर्तनों का निर्माण, इसको हम लोग कहेंगे मृत भांड कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अभी तक हमने 3 विशेषताएं देखी। एक फर्स्ट विशेषता ये देखी कि उन्होंने जो काल है पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के बीच का है, इन्होंने कृत्रिम आवास बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो आवास कैसी जगह पे होती थी, अस्थायी स्थानों पर होते थे, अस्थायी स्थान उनके नहीं होते थे। जैसे मृत भांडों का निर्माण उन्होंने करना शुरू कर दिया था और ये मृत भांड कैसे बनाते थे, अपने हाथों से बनाते थे। राइट, आगे देखेंगे।
आगे जो है कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, पशुपालन। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो पशुपालन, यानी इनके जीवन का एक अंग था। सबसे पहले वो उनकी सबसे जीवन का सबसे बड़ा अंग क्या था कि वो लोग पशुपालन करते थे। तो उनकी प्रमुख कई विशेषताओं में से एक विशेषता ये मानी जाती थी, उन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। अब ये पशुपालन कई तरह के उनकी कई उपयोगी के लिए करते थे। इसको कभी कभी जरूरत पड़ता है खाने के लिए भी करते थे। उनमें ना कई तरह का मतलब अगर हम लोग कहें तो कई तरह के उनकी प्रयोग के लिए, अगर माने जाए मतलब अगर कहें तो हर तरह के उपयोग के लिए, यानी इसको प्रमुख इसलिए माना गया है कि इसमें ये जो पशुपालन थे, ये पशु थे, इनको कई कार्यों में मदद करते थे। आगे देखेंगे, चित्रों के माध्यम से बातों को अभिव्यक्त किया जाता था। यानी उन लोगों ने उनकी सबसे पहली बात कि जो पाषाण काल है वो भी लिपि विहीन था। आपने पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुका है कि जो पाषाण काल है वो क्या है, लिपि विहीन है। तो उन्होंने आखिर की वो बात कैसे करते थे, होगा ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई बात नहीं। तो उन लोगों ने जो उनकी जो अगर ज्ञान अपनी जो शिक्षा देते थे तो वो किस चीज से, चित्र के माध्यम से। और ये चित्र कहाँ बनी होती थी, तो ये चित्र अगर हम फिर यहाँ से अगर इसको कट करें और हम फिर यहाँ से इसको एक तीर लें और इसको देखें, तो ये चित्र गुफाओं की दीवारों पर बना होता था। कहाँ, गुफा के दीवार पर बना होता था, दीवार पर। ठीक है, ये जो चित्र थे ये गुफा के दीवार पर बना होता था। और ये चित्र कैसे बने होते थे, तो जिन्होंने भित्ति चित्रकला के अनुसार और चित्रकला के माध्यम से उन्होंने कई तरह के रंगहीन चित्र भी बनाते थे, कई तरह से पेंट करते थे। उन चित्रों के माध्यम से ये समझा जाता है कि इनके कालों में ये चीज होती है और ये चीज, और हर चीजों का प्रमाण एक अलग अलग था। ये चित्र से ये समझा जाता था और फला चित्र से ये समझा जाता था। उन सभी चित्रों के बारे में बात करेंगे जो कोई किस प्रकार के जानवरों को चित्र बनाते थे, तो किस किस जानवरों के चित्र उनके उस समय के मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं और कैसे कैसे चित्र, उन सभी चित्रों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इस चीज के ऊपर ये इतनी विशेषताएं देखें। इसके अब आगे इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे, इसके कुछ और विशेषता है जिसको हम लोग अभी समझेंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक में, क्योंकि वीडियो हो सकता है कभी 10 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए तब इसके आगे हम लोग देखते हैं और आगे इसकी और विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये विशेषताएं जो हमने इससे पहले पढ़ी उसके बाद भी ये विशेषताएं कुछ है, तो इन तमाम विशेषताओं के ऊपर प्रश्न बनते हैं। क्योंकि जब भी अगर प्रश्न जो अगर देखे जाए कि अगर बीपीएससी में जो प्रश्न बनते हैं वो उसकी विशेषताओं से ही पूछते हैं कि क्यों किसी चीज को, अगर मान के चलिए कोई भी चीज अगर प्रचलित है, कोई चीज वायरल है, वो क्यों वायरल है, इस चीज को बहुत ही गौर करने की बात है कि आखिरकार। तो सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से बनते हैं कि आखिरकार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल ये क्यों प्रचलित थे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता, ये क्यों प्रचलित थे। ये गुप्त काल, ऋग्वैदिक काल, इन तमाम काल क्यों प्रचलित थे, इसके सवाल पूछते हैं। यानी इसकी प्रमुख, इसकी विशेषताओं के ऊपर ही पूछते थे। इसी वजह, इसी विशेषता, इसी क्षेत्र से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आप इस चीज को बहुत ही गौर से देखेंगे कि जो हमारे जो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ये हमारी अपनी मेहनत है और इसके बहुत ही हम लोग डीप और बहुत ही आसान सरल भाषाओं में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एक टॉपिक को समझाएं। तो इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करेंगे, इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले अगर इसकी एक्स्ट्रा विशेषताओं के बारे में देखेंगे तो ये अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिए थे। इन्हें अग्नि का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, इनको उन्होंने अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इससे पहले हमने अगर पूरा पाषाण कालीन स्थल के बारे में पढ़े थे, उसमें भी पूरा पाषाण काल में करेंगे कि अग्नि से प्रचलित थे। यानी आज से पाषाण काल में भी वो तो पूरा पाषाण काल जब हम लोग पढ़े थे उसमें वो आग से तो प्रचलित थे, किंतु उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। लेकिन जैसे मध्य काल स्टार्ट हुआ, मध्य पाषाण काल स्टार्ट हुआ, इसमें वो क्या करना स्टार्ट कर दिए, उनमें वो क्या अब आग का प्रयोग करना भी वो लोग जान गए थे कि आग का प्रयोग कैसे होता है। तो यही से अगर कहे तो ये प्रमाण मिल सकता है कि उन्होंने पक्का हुआ भोजन करना वो लोग स्टार्ट कर दिए थे मध्य पाषाण काल से। दूसरी बात कि ये जो प्रयोग कैसे कर रहे थे, गर्त में चूल्हा बना रहे थे, यानी गड्ढा खोलकर, गर्त के माने अगर हम बात करें तो गड्ढा खोलकर उन्होंने चूल्हा बनाया था। गड्ढा खोलकर चूल्हा बनाते थे और उसमें आग लगाते थे और उससे किसी जानवरों का जब शिकार करते थे तो उससे उसको उसमें पकाते थे और फिर उसको वो खाते थे। तो यानी अगर हम लोग कहें कि ये लोग
आग का प्रयोग करना सीख गए थे, तो हम लोग ये भी कह सकते थे इसी मध्यपाषाण काल के समय से ये लोग पका कर खाना शुरू कर दिए थे, यानी पका हुआ भोजन। इससे पहले वो कांचे खा जाते थे, तो इसके बाद बोले क्या करना है, पका हुआ खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। आगे देखेंगे तो जो गर्त में चूल्हा बनाए गए थे वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रतापगढ़ सराय क्षेत्र से 8 चूल्हे के प्रमाण मिले और यूपी से 35, यानी प्रतापगढ़ से जो है सराय से 8 चूल्हे जो गर्त में बनाए गए थे उसकी खोज मिली, और फिर यूपी में ही 35 चूल्हे और मिले जो गर्त में बनाए गए थे। तो चूल्हे का प्रमाण अगर पूछे गर्त में बनाए गए चूल्हे का प्रमाण कहाँ से मिले, तो वो यूपी प्रतापगढ़ ये सराय से मिली थी। उसके बाद जो पशुपालन का जो है क्या है प्रमाण, पशुपालन का जो प्रमाण है वो कहाँ कहाँ से मिले, तो हम देखेंगे पशुपालन का प्रमाण बागोर, यानी इसको अगर कहे तो भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ। तो अगर पशुपालन के बारे में चर्चा करते पशुपालन कहाँ से प्राप्त हुआ, राजस्थान से प्राप्त हुआ था। और इसके बाद एक इसमें एकल समाधान यानी शवों को दफनाने की प्रक्रिया भी मध्यपाषाण काल में स्टार्ट किया था। यानी इसको कुछ कब्रें ऐसे मिली जिस कब्रों से यह अनुमान लगाया गया कि उस समय शवों को दफनाने का जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो क्या है, एकल समाधान, इस समाधान की प्रक्रिया थी, इसमें एकल समाधान की एक प्रक्रिया थी, एकल समाधान। इसकी प्रमाण जो मिली वो सराय नहर से मिली थी और वहां से 14 जो है समाधान मिले जो एकल समाधान पद्धति के द्वारा उन्हें दफनाया गया था। उसके बाद अगर देखें गुजरात से भी 14 मिले, और ये 14 जो थे मानव कंकाल थे। ये कहाँ से मिले, गुजरात के क्षेत्र से मिले थे। जो 14 जो मानव कंकाल मिले वो कहाँ से मिले, गुजरात से मिले। उसके बाद स्त्री प्लस पुरुष का भी शव मिला, वो एक साथ, यानी स्त्री प्लस पुरुष का जो शव था वो कहाँ बना, महदा यानी प्रतापगढ़ यूपी से प्राप्त हुआ था। अगर कहे कि स्त्री के साथ स्त्री प्लस पुरुष को एक साथ दफनाने की जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले, तो वो कहाँ से मिले, महदहा प्रतापगढ़ यूपी से मिले थे। और यही प्रतापगढ़ में ही एक जगह है जिसको दमदमा बोलते हैं, वह एक साथ 300 को दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले, दमदमा यूपी प्रतापगढ़ से ही मिले थे। तो इन तमाम जगहों को हमने डिस्कस किया जहाँ से इस मध्यपाषाण काल के तमाम विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करें, और इसी विशेषताओं से प्रश्न आते हैं। अब हम इसके एमसीक्यू प्रश्न को करेंगे, 2 प्रश्न ऐसे करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देंगे, हमारी मेहनत है और आपकी सफलता है। तो इसमें आप अगर अभी तक अगर वीडियो बनाई नहीं तो लाइक कर देंगे। अब इसके बारे में हम इसके एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, और वो 2 प्रश्न जो होगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो एग्जाम के पैटर्न के लिए वो प्रश्न के जितना पढ़े उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू प्रश्न करेंगे जो कथन आधारित है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है क्या है, मध्यपाषाण काल की विशेषताओं को नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही उत्तर को चुनना है। पढ़कर क्या है, पढ़कर क्या है यहाँ पर का उत्तर दीजिए, पढ़कर उत्तर दीजिए। बोर्ड छोटा तो थोड़ी इस वजह से हमें थोड़ा सा प्रश्न लिखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक एरिया जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न लिखने को लिखने में जो है बहुत कठिनाई होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये प्रॉब्लम को आप लोग दूर कर सकते हैं, अगर आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब रहेंगे, हमें कुछ मदद करेंगे, तो हम क्या होगा कि हम बड़े बोर्ड से लेकर हम अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस काल की विशेषताओं के ऊपर हम लोग चर्चा करना है, तो इसके कारण मध्यपाषाण काल के विशेषताओं के ऊपर हम लोग चर्चा करना है। ये हमारी प्रश्न है कि मध्यपाषाण काल की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें। तो इस काल में अस्थायी स्थान पर आवास का प्रमाण मिले, क्या अस्थायी आवास पर प्रमाण का प्रमाण मिले, तो अस्थायी पर प्रमाण नहीं मिले। ठीक है, तो यह क्या है, जो अस्थायी स्थान पर प्रमाण जो है क्या नहीं मिले, क्योंकि वो अस्थायी स्थान पर रहते थे। तो यहाँ पर लिखा गया इस काल में अस्थायी स्थान पर आवास का प्रमाण मिले, तो ऐसा नहीं है। दूसरा कि मानव कंकाल यूपी से प्राप्त हुए थे, नहीं यूपी से प्राप्त नहीं हुए, ये सही है, ये गलत है। यानी ये मानव कंकाल जो था वो कहाँ से यूपी से प्राप्त नहीं हुई थी, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, गुजरात से प्राप्त हुआ था। एक साथ 3 शवों को दफनाने का जो है एक शव का प्रमाण दमदमा से मिले, तो ये करेक्ट है, यानी इस समय जो है क्या है दमदमा से मिले थे। अगला क्वेश्चन, अगला है इस काल में के मानव अग्नि से परिचित थे, यहाँ पर ये लिखना था अग्नि से परिचित थे, तो ये भी सही है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 और 4 है। ऑप्शन देखते हैं तो इसका 3 और 4 यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 3 और 4 है। तो इसमें अब इसके प्रश्न जो है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है और ये सही है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो अस्थायी स्थान पर नहीं अस्थायी स्थान पर रहते थे और कंकाल यूपी से नहीं गुजरात से प्राप्त हुई थी और 300 धार्मिक कपड़ा दमदमा से प्राप्त हुआ, ये सही है। और इस समय के लोग जो थे अब इससे परिचित थे, तो इसका जो करेक्ट इस तरह से करेक्ट हो गया 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हम लोग जिस क्वेश्चन को पढ़ेंगे उससे प्रश्न भी डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न जो कथन आधारित है और ये कथन आधारित के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस चैनल के माध्यम से और हमारे वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और साथ में कमेंट करके भी बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी।